गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 11वीं का लेसन फास्ट चल रहा था और अब तक हमने मनुष्य के क्रमिक विकास, उसके उद्भव से संबंधित सिद्धांत और भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्रारंभिक मानव के आवास के बारे में, यानी वो किन स्थानों के ऊपर रहता था, उसका मकान कैसा था। इन सभी बातों की आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य का सबसे पहला जो आवास था या निवास स्थान जो था वो था पेड़। जैसा कि हमने प्राइमेट, होमोनाइड के बारे में पढ़ा कि वो एक तरह से बंदर की ही तरह थे और शुरुआत में हमने प्राइमेट के अंदर रखा था बंदर, लंगूर और पूंछहीन बंदर या मानव। तो प्रारंभिक मानव जो था वो पेड़ों के ऊपर अपना आश्रय बनाता था, या हम कहें कि पेड़ों के ऊपर रहता था। उसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि पेड़ों से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। क्योंकि शुरुआत के दौर में हमने जब भोजन प्राप्त करने के तरीकों की बात की तो वहां भी हमने कहा था फल, फूल, कंद, मूल, इन सभी के माध्यम से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता था। तो ये सभी चीजें आसानी से पेड़ों के ऊपर मिल जाती थी। लेकिन पेड़ों के ऊपर रहते हुए मनुष्य को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि पेड़ों के ऊपर अन्य जीव जंतु भी रहते थे और कुछ जीव जंतु ऐसे भी थे जो मानव से खतरनाक थे। इसलिए उनसे अपनी सुरक्षा करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा हम देखते हैं कि बारिश या फिर तूफान जब आता है तो आपने भी देखा होगा, वर्तमान समय में कई बार बहुत से पक्षी पेड़ों के ऊपर बैठे होते हैं, तूफान आ जाता है तो हजारों की संख्या में मर जाते हैं। वैसी ही समस्याएं उस समय के मानव के सामने भी आती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मनुष्य पेड़ों से धरातल के ऊपर आया और उसने उसके बाद अपना आवास जो था वो बनाया गुफाओं में। आज से लगभग 4 लाख वर्ष पहले मनुष्य ने गुफाओं के अंदर रहना शुरू कर दिया था। और यदि हम बात करें कि गुफाओं से संबंधित प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है तो वो फ्रांस के अंदर एक गुफा है, लैज़रेट गुफा। इस गुफा का जो आकार है वो 12 बाई 4 की है। इस गुफा से हमें 2 चूल्हे मिले हैं, फल मिले हैं, सब्जियां हैं, बीज है, काष्ठ फल है, पक्षियों के अंडे हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मछलियां, जिसमें ड्राउट, पार्च, कार्प किस्म की जो मछलियां हैं उनके भी अस्थि अवशेष हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सभी चीजें मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाती थी। और जो चूल्हे हैं उनके मिलने से एक और बात स्पष्ट हो रही है कि मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार भी कर लिया था। गुफाओं में निवास के पश्चात मनुष्य का जो जीवन है वो कुछ सुरक्षित हो चुका था। जैसे जंगली जानवरों से उसे सुरक्षा मिली। गुफा है, गुफा का जो दरवाजा है उसके आगे कोई भारी भरकम पत्थर लगाकर वो अपनी सुरक्षा कर सकता था। दूसरी बात, बारिश से बच सकता था, आंधी तूफान से बच सकता था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सर्दी इत्यादि से वो अपना बचाव गुफाओं में कर सकता था। उसके बाद है झोपड़ियां। गुफाओं से निकलकर वो बिल्कुल खुले मैदान में उसने अपना आवास बनाना शुरू कर दिया और शुरुआती दौर में उसने अपनी घास फूस की जो झोपड़ियां थी उनका निर्माण किया। और आज से लगभग 1.25 लाख वर्ष पहले मनुष्य ने झोपड़ी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, या हम कहें कि धरातल या स्थल पर आकर मनुष्य ने झोपड़ियां बनाकर रहना आरंभ कर दिया था। जो हमें झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं उसमें सबसे मुख्य है फ्रांस के अंदर ही टेरा अमाटा। यहां से हमें एक झोपड़ी मिली है जिसके अंदर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर हो सकता है मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के निर्माण का कार्य किया। तो ये तो थे मनुष्य के आवास से संबंधित
पहलू कि भाई सबसे पहले उसने पेड़ों के ऊपर अपना जीवन शुरू किया, उसके बाद वो गुफाओं में, फिर धरातल के ऊपर झोपड़ियों में, और जैसा कि आज आप देख रहे हो कि समय के साथ साथ एक से एक बढ़िया कोठियां मानव द्वारा मनाई जा रही है और ये लगातार क्रम चलता रहेगा। यहां हमने बात की थी चूल्हों की यानी अग्नि। तो बात करते हैं अग्नि के बारे में कि अग्नि का आविष्कार कहाँ हुआ और सर्वप्रथम अग्नि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। मनुष्य द्वारा आग का जो प्रयोग है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 14 लाख वर्ष पहले शुरू हो चुका था, लेकिन इस बात पर इतिहासकार और पुरातत्वविद स्पष्ट नहीं है कि वो एक नियंत्रित आग थी या फिर अपने आप लगने वाली आग थी। कई बार आपने देखा होगा कि जंगलों के अंदर पत्तों के घर्षण से आग लग जाती है, उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और सबसे पहले जब हमें अग्नि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं केनिया के चेसोवांजा नामक स्थान से, और दूसरा जो साक्ष्य मिला है वो मिला है दक्षिण अफ्रीका के स्वाटॉन्स से। लेकिन धीरे धीरे जहां जो चूल्हे मिले हैं उससे ये भी महसूस हो स्पष्ट हो जाता है कि अग्नि को एक नियंत्रित करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और वो लगभग आज से 1.25 लाख वर्ष पहले ये कार्य शुरू हुआ था। अग्नि के आविष्कार से मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन हुए? पहली बात, जैसा कि वो गुफाओं के अंदर रहता तो अग्नि के आने से गुफाओं के अंदर वो रोशनी कर सकता था। खतरनाक भयंकर जानवरों से वो अपनी रक्षा कर सकता था। आपने देखा होगा कोई भी जानवर क्यों ना हो, हम अग्नि दिखाते हैं तो वो डरकर भाग जाता है। सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए उसने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दूसरा, हम देखते हैं कि अब तक वो कच्चा मांस खाता था, लेकिन अग्नि के आविष्कार के पश्चात उसने मांस को पकाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन पहले जो कच्चे होते थे, अब आग की सहायता से उनको उसने पकाना शुरू कर दिया। तो अग्नि जो थी वो मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई। तो ये था अग्नि से संबंधित। अब हम बात करते हैं भाषा और कला के बारे में। आपको पता है कि भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की, सांकेतिक भाषा, मौखिक और लिखित भाषा। और आपने देखा होगा यदि हम बच्चे के जीवन से ही इस पूरे लेसन को समझने का प्रयास करें तो कई बार आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति दूर है और हम उसे बुलाना चाहते हैं तो हम संकेत करते हैं ऐसे कि भाई आ जाओ। हमने किसी 2 बच्चे खड़े हैं, किसी एक को बुलाया, दूसरा आ रहा है तो हम कहते हैं नहीं आप नहीं, दूसरा, इशारे करते हैं ऐसे। तो ये जो भाषा है ये सांकेतिक भाषा है, और मनुष्य ने सबसे पहले सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करना शुरू किया था। और जो इसे हाव भाव यानी सांकेतिक, होमोनीड जो था वो पहला मानव था जिसने हाव भाव द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे जो भाषा है उसका विकास होता चला। मनुष्य स्वयं ही गुनगुनाता रहता था। जैसे कई आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो लग रहा था उसके पास शब्द नहीं है। धीरे धीरे उसके पास शब्द होते हैं और फिर वो अपने विचार, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू करता है। और यही स्थिति प्रारंभिक मानव के साथ घटित हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा का जो विकास है वो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। लेकिन जो एक विचारों के माध्यम से भाषा का विचारों को भाषा के द्वारा व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विद्वान मानते हैं, यानी आधुनिक भाषा के तौर पर, कि आज से 35-40 हजार वर्ष पहले भाषा का विकास हुआ। अब बात आती है कि भाषा के विकास से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ या उसको भाषा के प्रयोग से क्या क्या फायदे हुए। मुख्य रूप से उस समय के मानव के सामने 2 ही चीजें महत्वपूर्ण थी, एक शिकार और एक आश्रय स्थान या हम कहें कि आवास स्थान बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं
कि शिकार में भाषा ने किस प्रकार मनुष्य को सहायता दी या उसको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। भाषा के कारण मनुष्य अब शिकार से संबंधित औजारों के बारे में विचार विमर्श कर सकता था। जैसे मान लीजिए कोई खरगोश है और उसके लिए हम भाला लेकर घूम रहे हैं और नहीं मरा, तो दूसरा भाषा नहीं है तो वो नहीं बता सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने छोटे औजार की सहायता से उसका शिकार किया है तो वो बता सकता है कि भाई इस पशु के लिए ये हथियार, इस पशु के लिए ये हथियार उपयुक्त है शिकार करने के लिए। तो कहने का क्या है कि अब व्यक्ति शिकार से संबंधित जो औजार थे उनके ऊपर विचार विमर्श कर सकता था या अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता था। दूसरा जो फायदा हुआ वो हुआ पशुओं की प्रवृत्ति के बारे में आपस में मंत्रणा करना कि कौन सा पशु किस प्रवृत्ति का, यानी कौन सा ज्यादा खतरनाक है, कौन सा कम खतरनाक है। अब किसी को पता ही नहीं कि शेर ज्यादा खतरनाक है और उसका पीछा कर लिया। जब उसको पता लगा कि उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची है, अब वो व्यक्ति जो यदि उसके पास भाषा नहीं है तो अपने पूरे समूह को उस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जब भाषा आई तो उसने इस बारे में अपने पूरे समूह को अवगत करा दिया। भाषा के कारण एक और फायदा हुआ, वो क्या हुआ कि अब वो शिकार की एक योजना बना सकता था, यानी योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने में भी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे शिकार से संबंधित। बात करते हैं आवास बनाने में। आपने भी देखा होगा जब भी हम कोई मकान बनाते हैं तो हमारे परिवार के जो सदस्य आपस में मंत्रणा करते हैं। मान लीजिए हमारे 3 या 4 प्लाट्स कि कौन से बने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्थान का चयन करते हैं कि कौन सी जगह हम आवास बनाएं। तो इसी प्रकार आवास बनाने के लिए स्थान के ऊपर अब व्यक्ति चर्चा कर सकता था। फिर ये भी चर्चा कर सकता था कि वो स्थान सुरक्षित है या नहीं है। फिर उस स्थान पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी वो चर्चा कर सकता था। साथ ही साथ वो भवन निर्माण सामग्री के बारे में भी चर्चा कर सकता था। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम मकान बनाते हैं तो ईंट इत्यादि के बारे में पड़ोसियों से पूछते हैं और से पूछते हैं कि भाई कौन से भट्ठे से लेके आए, कहाँ कौन सी ईंट सस्ती मिल रही है। तो उसी प्रकार की जो बातें थी अब प्रारंभिक मानव ने भी इस प्रकार की मंत्रणा करनी शुरू कर दी थी। तो ये थे भाषा से संबंधित। बात करते हैं कला की। कला भी अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। कला में चित्रकला भी हो सकती है, मूर्ति कला भी हो सकती है और संगीत कला भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम ज्यादातर बात करेंगे चित्रकला। प्रारंभिक जो मानव था उसने गुफाओं की दीवारों के ऊपर चित्र बनाने शुरू कर दिए थे और सबसे महत्वपूर्ण जो गुफा है जिसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं वो है स्पेन की अल्टामीरा। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, अल्टामीरा और टेरा अमाटा ये एक जैसे से शब्द लगते हैं, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई झोपड़ियां कौन सी थी, तो कई बार ये गलती हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये टेरा अमाटा और ये है अल्टामीरा, ये स्पेन के अंदर है और ये फ्रांस के अंदर है। यहां से विभिन्न प्रकार के चित्र मिले हैं। देखा जाए तो हम उन्हीं चीजों के या उन्हीं जीव जंतुओं के चित्र बनाते हैं जिनको हमने अपने जीवन में देखा है। तो यहाँ जो जंगली जानवर है उनके चित्र, शिकार करते हुए मानव के चित्र, इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों के अंदर मुख्य रूप से 4 रंगों का प्रयोग किया गया है, काला, लाल, पीला और सफेद। यदि हम बात करें इन चित्रों की के समय की या काल की, तो ये चित्र आज से लगभग 30,000 से लेके 12,000 वर्ष पहले के बीच में बनाए गए हैं। अब इतना अंतर हो सकता है कि कुछ चित्र जो शुरुआत में मानो उसने बनाए फिर बाद में बनाए, यानी 30,000 से लेके 12,000 वर्ष पहले ये चित्र बनाए गए थे। अब बात आती है शिकारी संहारक समाज वर्तमान से अतीत में। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में आज भी शिकारी समाज रहते हैं जो संग्रहण के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हैं। यहाँ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या आज का जो शिकारी समाज है और उस समय का जो शिकारी समाज था उनके बीच में कोई समानता है, और क्या आज के समाज के आधार पर हम अतीत के समाज का अध्ययन
कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक प्रयास जेम्स वुडब्रन ने किया था। उन्होंने 1960 में एक शिकारी समूह था जिसका नाम था हादजा, इसका अध्ययन किया। इस अध्ययन से या हम और भी बातें देखें तो हम ये तो कह सकते हैं कि उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी और आज की जो इस समाज की है, उनसे तो हम कुछ आपस में मेल कर सकते हैं, लेकिन उस समय के आर्थिक जीवन की और इस समय के आर्थिक जीवन के बीच में अनेकों भिन्नताएं हैं और उस समय के आर्थिक जीवन का आज के आर्थिक जीवन के साथ हम अध्ययन नहीं कर सकते। बात करते हैं औजारों की, लेसन का अंतिम टॉपिक औजार। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला व्यक्ति था जिसने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए थे और पत्थर के बने हुए औजारों के सबसे पुराने जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो इथियोपिया और केनिया से मिले। आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व या पहले मनुष्य ने ऐसे औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था जिन्हें हम फेंक कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भाला है सबसे बड़ा उदाहरण, भाले को हम फेंक कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो औजार थे आज से 35,000 वर्ष पहले बनाने शुरू कर दिए थे। अब बात आती है कि औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था। औजारों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से दो विधियां अपनाई जाती थी, एक दबाव के द्वारा और एक हस्तकुठार द्वारा। इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है और हमने क्या किया, दबाव की बात करें, जैसे चौक होता तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाता। इसको क्या करते थे, ऐसे दबाव डाला किसी हड्डी या नुकीली चीज के साथ, इसको ऐसे तोड़ दिया, इसको ऐसे तोड़ दिया और ये नुकीला हो गया। इसको एक औजार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में किसी चीज को चीरने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कैसे होता था, जैसे ये एक बड़ा पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, इस पत्थर को अच्छी तरह से रखा और इसको हमने तोड़ दिया। जब हम पत्थर को तोड़ते हैं तो आप देखोगे इससे जो अलग निकल के गया है वो बिल्कुल तेज धार वाला होता है और फिर उसको भी हम औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमने इस पत्थर को ऐसे किया, हमें इससे औजार बनाने, हमने इसको तोड़ दिया, ये नीचे के रह गया, फिर किसी नुकीली चीज की सहायता से हमने इसमें से अपने जो शेप है वो देनी शुरू कर दी, जैसे कि पंच निर्माण विधि इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से औजार बनाए जाते थे और आज से लगभग 21,000 वर्ष पहले मनुष्य ने सुई का भी आविष्कार कर लिया था। और इससे फायदा क्या हुआ कि अब वो जो पशुओं की रोवेदार खाल थी उसको सील कर वस्त्रों का, यानी सिले हुए वस्त्रों का उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो ये था हमारा प्रथम अध्याय जो पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने मनुष्य के कर्मिक विकास, मनुष्य के उद्भव से संबंधित सिद्धांत, उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके, आवास, भाषा, कला और औजारों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।